नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही शक्तिशाली अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 136। ये सुप्रीम कोर्ट को एक खास तरह की अपील सुनने की इजाज़त देता है, स्पेशल लीव पिटिशन, या जिसे हम एसएलपी कहते हैं। जी, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मुश्किल से लगने वाले विषय को आसान बनाने की कोशिश करती है कि भाई ये शक्ति क्या है, संविधान में क्यों है और आज इसका क्या असर है। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है कि इस असाधारण शक्ति के पीछे की कहानी, इसके असर सबको समझें। ये क्यों इतनी खास है? क्या ये वाकई, जैसा सुनने में आता है, न्याय का अंतिम दरवाजा है या कुछ और? हाँ, और शायद एक सवाल से शुरू करें। सोचिए, अगर देश के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले से किसी को लगे कि भाई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और अपील के रास्ते भी बंद हो गए, तो क्या कोई उम्मीद है? इसी का जवाब शायद अनुच्छेद 136 में है। तो चलिए खोलते हैं इसे। तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 136 आखिर कहता क्या है? एकदम आसान शब्दों में अगर समझना हो तो देखिए, अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी समझ से अपने विवेक से भारत के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल, हाँ, इसमें मिलिट्री कोर्ट्स नहीं आते, उनके किसी भी फैसले, डिक्री, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है विवेक से और विशेष अनुमति। अच्छा, विवेक और विशेष अनुमति, ये शब्द तो काफी अहम लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई हक नहीं है कि कोई भी बस चला जाए सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अपील करने वाले का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, अपना विवेक है कि वो मामला सुनेगा या नहीं। ये कोई रोज की अपील वाली बात नहीं है। जानकारी साफ कहती है कि सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल खास हालात में ही करता है। खास हालात जैसे जब कोर्ट को लगे कि भाई मामले में वाकई गंभीर अन्याय हुआ है, ग्रेव इनजस्टिस, या फिर उसमें कोई कानून का बड़ा सवाल, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ छुपा है, जिसका हल निकालना जरूरी है। तो हर मामला नहीं उठाया जाएगा, सिर्फ खास मामले। अच्छा, और इसकी प्रक्रिया क्या वो बहुत मुश्किल है? प्रक्रिया वो सीधी है, जैसा कि जानकारी में है। जिस फैसले के खिलाफ जाना है उसके 90 दिनों के अंदर। 90 दिन? ओके। हाँ, 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल करनी होती है। फिर जज उस याचिका को देखते हैं और वो तय करते हैं कि क्या ये मामला उन खास शर्तों को पूरा करता है कि इसे सुना जाना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि हाँ, इसमें दम है, तो वो लीव ग्रांट करते हैं, सुनने की इजाज़त देते हैं। तब जाकर मामला आगे बढ़ता है, एक अपील की तरह। और अगर नहीं लगता तो एसएलपी वहीं खारिज। और आपने कहा कि सैन्य अदालतों पर ये लागू नहीं होता, ये एक जरूरी बात है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अपवाद है। मिलिट्री लॉ या कोर्ट मार्शल के फैसलों के खिलाफ आप एसएलपी लेकर नहीं जा सकते। शायद इसके पीछे सोच यही होगी कि भाई सैन्य अनुशासन और उनकी न्याय प्रणाली का अपना एक अलग ढांचा है। तो ये शक्ति है तो बहुत बड़ी, पर अनलिमिटेड नहीं है। ये तो हुई इसकी बात की ये है क्या और कैसे काम करता है। अब जरा पीछे चलते हैं। संविधान बनाते समय ऐसी खास शक्ति सुप्रीम कोर्ट को देने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्या सोचा था बनाने वालों ने? हाँ, ये दिलचस्प है। जानकारी में संविधान सभा की बहसों का जिक्र है, खासकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का। उनका मानना था, और कई और लोग भी सहमत थे, कि निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल्स कितना भी अच्छा काम करें, गलती की गुंजाइश वो तो रहती है। मानवीय भूल हो सकती है, कानून को समझने में जल्दी हो सकती है, और कभी कभी ऐसे फैसले आ सकते हैं जिनसे बहुत बड़ा अन्याय हो जाए। तो एक तरह का सेफ्टी नेट बनाने की सोच थी। हाँ, बिल्कुल। आप इसे एक सेफ्टी वॉल्व या न्यायिक सुरक्षा जाल कह सकती हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का तर्क था कि अगर न्याय देने में कोई बहुत बड़ी चूक हो जाए तो लोगों के पास एक आखिरी रास्ता होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी अदालत है, इस रोल के लिए सबसे सही थी। ये शक्ति इसीलिए दी गई कि वो ऐसे खास मामलों में दखल दे सके और न्याय पक्का कर सके, भले ही अपील के बाकी रास्ते बंद हो गए हों। जानकारी में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का भी जिक्र है, क्या उससे कोई लेना देना है इसका? हाँ, बिल्कुल है। आजादी से पहले भारत से आखिरी अपीलें कहाँ जाती थीं?
ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल के पास। और प्रिवी काउंसिल के पास भी कुछ ऐसी ही, मतलब अपनी समझ से अपील सुनने की शक्ति थी, खासकर अगर कोई बड़ा अन्याय या कानून का सवाल हो। तो अनुच्छेद 136 एक तरह से उसी सिस्टम की निरंतरता है, बस अब ये शक्ति भारत के अपनी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले चाहते थे कि न्याय व्यवस्था में सुधार और निगरानी का एक आखिरी लेवल बना रहे। ये थी इसके पीछे की कहानी और जरूरत। पर आज क्या हाल है? क्या ये अनुच्छेद आज भी उतना ही जरूरी है? जानकारी में कुछ आंकड़े भी हैं जो मतलब सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और यही बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जानकारी के मुताबिक अनुच्छेद 136 का इस्तेमाल आज बहुत ज्यादा होता है। एक आंकड़ा था कि 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में 40,000 से ज्यादा SLPs पेंडिंग थी। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 40,000! अरे बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हजारों लोग, कंपनियां, संस्थाएं हर साल सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं इस उम्मीद में। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि लोगों का सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कितना है। वो इसे वाकई न्याय की आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं। लेकिन हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट पर जो भारी बोझ पड़ रहा है वो भी दिखाता है। इसके असर को समझने के लिए जानकारी में कुछ जाने माने मामलों का भी जिक्र है। हाँ, जैसे आधार केस का जिक्र था, क्या वो भी SLP के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था? जी हाँ, आधार की संवैधानिकता का जो मामला था वो भी इसी रास्ते सुप्रीम कोर्ट तक गया था। इसके अलावा आरुषि तलवार मामले में जो बरी होने का फैसला आया उसका भी जिक्र है, वो भी शायद इसी प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है, हालांकि जानकारी में सिर्फ फैसले का जिक्र है। और दूसरी तरफ निर्भया मामले में एक नाबालिग दोषी से जुड़ी SLP को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो ये मिसालें दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग तरह के और कितने जरूरी मामले इस अनुच्छेद के तहत कोर्ट के सामने आते हैं। ये उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि इसका दायरा कितना बड़ा है, संवैधानिक मामले भी, क्रिमिनल मामले भी। जानकारी में एक और उदाहरण था जो इसे और साफ करता है। जैसे मान लीजिए किसी की जमीन निचली अदालत ने गलत तरीके से किसी और को दे दी। वो हाई कोर्ट गया, वहां भी हार गया। अब अपील का कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ, ऐसी हालत में अनुच्छेद 136 ही उसका, कह लीजिए, आखिरी सहारा है। वो सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को पहली नज़र में लगता है कि हाँ, यहाँ शायद कुछ गड़बड़ है, अन्याय हुआ है या कानून का कोई अहम सवाल है, तो वो SLP मान लेगी। फिर पूरे मामले की सुनवाई होगी, और अगर सुनवाई के बाद कोर्ट को लगता है कि निचली अदालतों का फैसला गलत था, तो वो उसे पलट सकती है। उस व्यक्ति को उसकी जमीन वापस मिल सकती है। तो इस लिहाज से जैसा कहा गया है, ये सचमुच अन्याय का इलाज बन सकता है। ये तो हुई इसके महत्व की बात जी, कि कैसे ये न्याय का एक जरूरी रास्ता है। लेकिन वो जो 40,000 पेंडिंग मामलों का आंकड़ा है, वो एक दूसरी कहानी भी कह रहा है। क्या इस इतने ज्यादा इस्तेमाल से कोई दिक्कत भी हो रही है? और यही आज के समय में इस अनुच्छेद से जुड़ी सबसे बड़ी बहस है। जैसा कि जानकारी इशारा करती है, एक मेन चिंता यही है कि इतनी ज्यादा SLPs आने से सुप्रीम कोर्ट पर काम का बोझ बेतहाशा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य काम है संविधान की व्याख्या करना, केंद्र राज्यों के झगड़े सुलझाना, कानून के मुश्किल सवालों पर फैसला देना, तो क्या ये माना जा रहा है कि इन SLPs के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट अपने उन मुख्य कामों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है? ये एक गंभीर चिंता है। बिल्कुल, कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त और संसाधन इन हजारों SLPs की शुरुआती सुनवाई में ही लग जाता है, बस ये तय करने में कि इन्हें सुनना है या नहीं। इससे उन मामलों में देर हो सकती है जो शायद पूरे देश के लिए ज्यादा अहम हो या जिनमें संविधान से जुड़े बड़े सवाल हों। एक तरह से ये बहस इस पर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को हर तरह के मामले में आखिरी अपील सुनने वाला कोर्ट बनना चाहिए, या उसे अपनी संवैधानिक कोर्ट वाली भूमिका पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बोझ का बहाना बनाकर उसे न्याय से दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए अन्याय को रोकने के लिए ये सेफ्टी वॉल्व खुला रखना जरूरी माना जाता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। एक तरफ न्याय सब तक पहुंचे और दूसरी तरफ कोर्ट का काम भी ठीक से चलता रहे। क्या इस बैलेंस को बनाने के लिए कुछ कदम उठाए भी गए? जानकारी में 2023 के किसी नियम का जिक्र था। हाँ, हाल के सालों में इस बोझ को कम करने और प्रक्रिया को थोड़ा ठीक करने की कोशिशें हुई हैं। जानकारी में 2023 के एक नियम या शायद कोर्ट के निर्देश का जिक्र है। उसके मुताबिक अब SLP फाइल करने वालों को कहा जाता है कि वो अपनी अर्जी में मेन फोकस कानूनी सवालों पर रखें, ना कि सिर्फ तथ्यों को दोहराने पर।
कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ध्यान सीधे कानून के अहम सवालों पर जाए ताकि मामले जल्दी निपट सकें। तो मतलब कोशिश ये है कि एसएलपी का इस्तेमाल सिर्फ वहीं हो जहां वाकई कानून का कोई पेचीदा सवाल हो या सच में गंभीर अन्याय दिख रहा हो, न कि बस हर केस हारने के बाद एक और चांस लेने के लिए। बिल्कुल, लगता तो यही है कि मकसद ये है कि इस खास शक्ति का इस्तेमाल खास मामलों तक ही सीमित रहे, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक भूमिका ज्यादा अच्छे से निभा सके। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो अनुच्छेद 136 भारतीय न्याय व्यवस्था का एक बहुत ही अनोखा और कहना होगा शक्तिशाली हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट को लगभग किसी भी मामले में दखल देने का हक देता है अगर उसे लगे कि न्याय के लिए ऐसा करना जरूरी है। ये वाकई कई लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है। सही कहा आपने। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो ये पक्का करता है कि अगर न्याय के आम रास्तों में कहीं कोई बड़ी चूक हो जाए तो भी सुधार की गुंजाइश बनी रहे। ये संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता दिखाता है कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचा जहां न्याय के लिए एक असाधारण रास्ते की जरूरत पड़ सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ी गई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसका मकसद है न्याय के ऊंचे आदर्शों को बनाए रखना। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को एक जबरदस्त विवेकाधीन शक्ति देता है। लगभग किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की विशेष अनुमति देने की ताकत, सैन्य अदालतों को छोड़कर। मकसद है गंभीर अन्याय को रोकना और कानून के जरूरी सवालों को तय करना। लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट पर भारी बोझ डाल दिया है, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि कोर्ट की कुशलता और न्याय तक पहुंच के बीच सही संतुलन कैसे बने। और यहीं पर एक सोचने वाला सवाल आता है जिसकी तरफ इशारा भी किया गया है। क्या इस बढ़ते बोझ को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की मुख्य भूमिका को ध्यान में रखते हुए एसएलपीज़ को स्वीकार करने के लिए और भी सख्त नियम या सीमाएं बनाने की जरूरत है, या फिर न्याय तक पहुंच को सबसे ऊपर मानते हुए जो मौजूदा व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का विवेक ही आखिरी है, उसे बनाए रखना ज्यादा जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस चलती रहेगी, क्योंकि ये सीधा हमारे न्याय सिस्टम के मिजाज और उसकी प्राथमिकताओं से जुड़ा है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल।